सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स के सेट नंबर 4 का, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 5 को अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, जहां लास्ट प्रश्न को छोड़ा था उसी प्रश्न से आगे प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं भाई, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था प्रश्न नंबर 5 के घातक, 5 के घातक। प्रश्न नंबर 5 का घ कराना है। चलिए देखो, 5 का घ प्रश्न बोल रहा है, किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद बेटा सवाल दे रखा है। सबसे पहले आपसे पूछा गया भाई, बताओ अनुगमन वेग, यानी इसे बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब अनुगमन वेग किसे कहेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वही क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। क्या लिखोगे परिभाषा? परिभाषा लिखोगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है भाई? अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। भाई ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई अनुगमन वेग की। अब पूछा आपसे भाई गतिशीलता। चलिए अगली बेटा क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता क्या है भाई? एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का अनुगमन वेग ही क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। क्या लिखोगे? लिखोगे भाई एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाती है। गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, गतिशीलता म्यू बराबर हो जाएगा बीडी अपॉन ई। म्यू बराबर क्या होगा? बीडी अपॉन ई। मात्रक की बात करें तो ई वैद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक विभव प्रवणता से डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर होता है। मात्रक होता है भाई इसका वोल्ट प्रति मीटर। और वेग हमारा है वीडी, क्या अनुगमन वेग है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो भैया इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ई का मात्रक लगाओ वोल्ट प्रति मीटर, और मीटर को बेटा कहां भेज दो? ऊपर। तो यह क्या बन जाएगा? यह हो जाएगा मीटर का गुणा मीटर में करोगे तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। मात्रक भी बेटा इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए ये तो भाई परिभाषा की बात हो गई। अब सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है? चलिए समझते हैं। दिया है, क्या दे रखा है भाई सवाल के अंदर? सवाल के अंदर दे रखा है एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है। मतलब L बराबर कितना है भाई? 1 मीटर। ये छड़ की लंबाई है। ठीक है, फिर बोल रहा है इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है, यानी B बराबर बेटा कितना है? 4 वोल्ट है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व N बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 24 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता दे रखी है
50 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या बताना है, अपवाह वेग बताना है। चलिए अब कैसे हल करोगे, देखो यहां पर एक फॉर्मूला होता है E बराबर B अपॉन L। V का मान बेटा कितना है, B का मान 4, L का मान 1, अर्थात बेटा 4 और मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। देखो यहां पर विभव प्रवणता से, ठीक है पहला। फिर उसके बाद अब हमें पता है बेटा कि रो बराबर होता है E अपॉन जे। रो बराबर क्या होता है, E अपॉन जे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही। ठीक है, चलिए तो अब यहां से बेटा मान लगाओ, रो का मान, अब देखो जे को रो की जगह और रो को जे की जगह, तो जे बराबर हो जाएगा रो, जे बराबर हो जाएगा E और बट्टे रो। E का मान है भाई 4 बट्टे रो का मान है 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, जे माइनस के 8 ऊपर जाके प्लस के 8, तो यहां से हो जाएगा 4 बट्टे 50, ऊपर जाके ये प्लस के 8, 10 की पावर प्लस के 8। इसे बेटा लिख सकते हैं 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब 400 इंटू 10 की पावर बेटा कितना रह जाएगा 6 बट्टे 50, और 50 अट्ठे बेटा ये कितने बार कट जाएगा 400, तो 8 गुणा 10 की पावर 6, मात्रक बेटा इसका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपसे पूछा गया है अनुगमन वेग, तो जे बराबर होता है एनई वीडी। जे का मान बेटा कितना है, जे का आपको बीडी निकालना है, ये एनई गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो बीडी बराबर हो जाएगा जे बट्टे एन इंटू ई। ठीक है, चलिए अब लगा दो, वीडी बराबर हो जाएगा, जे का मान आपने निकाला बेटा 8 गुणा 10 की पावर 6 बट्टे एन का मान कितना है, एन का मान है भाई 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और बेटा 5 गुणा 10 की पावर 24, 5 गुणा 10 की पावर 24, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, 10 बटा ऊपर एक जीरो बढ़ा लो और 16 पंजे 80 से 80 कैंसिल, तो 10 की पावर 6। ठीक, उसके बाद यहां पर बेटा माइनस के 19 ऊपर जाएगा प्लस के 19, जे 10 की पावर 24 नीचे प्लस की ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी माइनस की, तो यहां पर कितना बचेगा 19 से 25 और यहां माइनस के 24, तो 25 में से 24 गए तो 10 की पावर 1। ठीक है, अर्थात बीडी का मान 10 मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह सवाल था हमारा प्रश्न नंबर 5 का घ। अब यहीं पे बेटा एक क्वेश्चन और है, अथवा, इस अथवा प्रश्न को आपको बेटा पिछले सेटों के अंदर करा दिया गया है। इस अथवा प्रश्न को आपको पिछले सेट के अंदर करा दिया गया है, और आपको हम बता रहे भाई कौन से सेट के अंदर कराया था। 1 मिनट, आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस है वो आपको एक मिनट, चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बता रहा हूं। देखिए भाई, इसका जो अथवा प्रश्न था वो सेट 1 में जेएस कोड प्रश्न नंबर 4 का ग था। ठीक है, आप लोग सेट 1 के अंदर जाना, इस प्रश्न को बेटा पूरा हल करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाता है ये। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 5 का ही ड प्रश्न है। ड प्रश्न क्या बोल रहा है, उपर्युक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र को व्युत्पन्न करना है। देखिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए यानी सीधा सीधा बेटा गोली दर्पण के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस सूत्र को हमें क्या करना है, निगमन करना है। चलिए कैसे करते हैं समझो। सबसे पहले आप बेटा एक अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण यानी गोली दर्पण का वह पृष्ठ जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर धसे हुए भाग पर होता है। क्या बताया, गोली दर्पण का वह पृष्ठ जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर धसे हुए भाग पर होता है, वह क्या, कौन सा दर्पण होगा भाई,
अवतल दर्पण। ठीक है, अच्छा यह इसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसका सेंटर भाई इधर है तो इसका फोकस भी इधर होगा। ठीक, अब करना क्या है, आप इस मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु को रख दिया, मैंने एक वस्तु रखी बेटा इसके मुख्य अक्ष पर, ए बी एक वस्तु है, ए बी एक क्या है, वस्तु है। अब क्या होगा, इससे बेटा प्रकाश की किरणें जाएंगी किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और टकराने के बाद ये किरणें, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वह कहां से होकर जाती हैं भाई, फोकस से पहले। ठीक, परावर्तन पश्चात यह बिंदु दर्पण के बिंदु M से टकराएगी और टकराने के बाद वह परावर्तित होगी और कहां से, फोकस हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को डालेंगे इसके केंद्र से, और जो किरण को आप केंद्र से डालते हो वह किरण बेटा केंद्र से ही क्या हो जाती है, वापस। परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो आपने यहां पर किसको रखा था, आप बोले सर यहां पर हमने रखा था वस्तु को, तो ये ध्रुव से और बिंदु A तक की दूरी ये हो गई किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, और ये बेटा यहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये बेटा ध्रुव से और B डैश तक की जो दूरी है वह प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से और F तक की दूरी ये बेटा कौन सी हो जाएगी, फोकस दूरी। ठीक है, समझो। अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, पहला त्रिभुज देखो ये रहा, ठीक है, और इसके समरूप बेटा देखो ये दूसरा त्रिभुज है। तो त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप है किसके, त्रिभुज FPM के। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज A डैश B डैश F व त्रिभुज FPM कैसे भाई, समरूप त्रिभुज है। कैसे भाई, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब समरूप देखो कैसे, यहां पर देखो समझते भाई, समरूप त्रिभुज के लिए कुछ इस तरीके से ये बेटा त्रिभुज है। ठीक, ये A डैश B डैश और ये बेटा F है और ये P है और ये कौन है, M। ठीक, अब समरूप बेटा कैसे, दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी। देखो ये कोण मान लिया थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यह अगर 90 है तो यह भी बेटा एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी, किसकी स्थिति में, समरूप की स्थिति में। देखो कोण के सामने ये थीटा, कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये बचेगा कौन, आधार। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बचेगा कौन भाई, आधार। ठीक, चलिए लंब बट्टे आधार इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार। चलिए लंब है, इधर हल कर दे रहा हूं बेटा, इसका लंब है A डैश B डैश, लंब बट्टे आधार F B डैश बराबर दूसरे वाले त्रिभुज का लंब MP बट्टे आधार, आधार कौन बेटा, PF, आधार कौन हो जाएगा, ये वाला आधार PF। ठीक है, अब सुनो यहां पर देखो ये MP है ना, ये किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो आप लिख लो MP इक्वल टू बेटा किसके है, AB के, तो MP की जगह लगा दो, तो A डैश B डैश बट्टे FB डैश बराबर MP की जगह लगाओ AB बट्टे PF। ठीक है, अब क्या करना है, FP को, वो PF को A डैश B डैश की जगह और A डैश B डैश को किसकी जगह भेज दो, PF की जगह, तो ये हो जाएगा PF आ जाएगा इधर, FB डैश बराबर AB बट्टे इसके नीचे आ जाएगा A डैश B डैश, और इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दो, 1, इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। ठीक, पहले अब हम क्या करेंगे, एक किरण को और डालेंगे बिंदु P को टारगेट करते हुए, ये, और जो किरण बेटा बिंदु P से, यानी ये किरण बेटा परावर्तित होगी और इस तरीके से जितने एंगल पे आपने डाला उतने एंगल पे ये क्या होगी, वापस लौट आएगी। तो आपको फिर से बेटा दो त्रिभुज मिल गए। देखो एक त्रिभुज ये रहा और इसके समरूप बेटा देखो ये वाला त्रिभुज रहा, फिर से आपको दो त्रिभुज मिल गए। ठीक है, देखो त्रिभुज ABP व त्रिभुज A डैश B डैश P कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक,
कैसे त्रिभुज भाई? ये समरूप त्रिभुज है, कुछ इस तरीके से। देखो ये ए डैश बी डैश पी, ये ए बी और पी, ठीक है। ये कैसे? समरूप त्रिभुज। ये एंगल बेटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये बेटा कौन हो जाएगा? लंब। ये भी 90 है, तो यहां पर ये भी 90 है। 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा कौन हो जाएंगी? कर्ण। तो बचेगा कौन? आधार। ठीक है, चलिए लगाएंगे बेटा। इस त्रिभुज का लंब ए बी बट्टे आधार पी ए बराबर इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बट्टे इस त्रिभुज का आधार पी बी डैश। ठीक, फिर से ए डैश बी डैश को इधर भेज दीजिए और पी ए को ए डैश बी डैश की जगह, तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर पी ए बट्टे पी बी डैश। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है? देखो इस ए बी बट्टे ए डैश बी डैश का मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो। तो यहां पर लिखना है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते भाई, रखते हैं। चलो देखो, तो यहां पर पी एफ बट्टे एफ बी डैश, देखो एफ बी डैश को भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो ये हमारा एफ है, ये बी डैश है। कैसे लिखोगे? यहां से आप देखो बी डैश ये रहा और ये पी है, ये टोटल दूरी कितनी है? पी बी डैश। कितनी है? पी बी डैश। और यहां पर बेटा बिंदु एफ है, तो आपको यहां पर एफ बी डैश निकालना है। कैसे निकालोगे? इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी हटा दो, यानी ये वाली दूरी यानी पी एफ को हटा दीजिए, तो बचेगा कितना? बी एफ बी डैश। कितना बचेगा? एफ बी डैश। ठीक है, टोटल दूरी में से ये वाली दूरी को हटा दो तो ये वाली दूरी बचेगी। ठीक, चलिए लगा दो। तो यहां पर एफ बी डैश की जगह लगाओ पी एफ पी बी डैश माइनस के पी एफ बराबर, इसका मान बेटा उठाओ और लगाओ यहां पर पी ए बट्टे पी बी डैश। ठीक है, अब सुनो, ध्रुव से जितनी भी दूरियां इधर की वो सबकी सब ऋणात्मक है। देखो एफ मतलब फोकस दूरी, और फोकस दूरी बेटा ध्रुव से इधर है माइनस, बट्टे बी डैश प्रतिबिंब की बात कर रहा है, दूरी बी, चिन्ह बेटा किसका होगा? माइनस का, माइनस पी एफ, फिर से एफ आ गया, फिर से कौन आ गया? एफ। एफ फोकस दूरी यानी चिन्ह बेटा माइनस का, क्योंकि ध्रुव से सबकी सब दूरियां इधर की ऋणात्मक है। बराबर ए का मतलब वस्तु की दूरी u माइनस के बट्टे पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी b माइनस के, ये कैंसिल, तो माइनस के एफ बट्टे माइनस के बी, माइनस माइनस प्लस एफ बराबर u बट्टे बी। ठीक है, अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b का f में तो माइनस के f इंटू बी बराबर u का b में मल्टीप्लाई, तो माइनस के u b प्लस u का f में मल्टीप्लाई तो u f। अब करना क्या है? पूरे समीकरण में u b f से भाग देने पर, चलिए भाग करेंगे तो माइनस के एफ बी में भाग करेंगे u b f बराबर माइनस के u b में भाग करेंगे u b f प्लस u f में भाग करेंगे माइनस u b f। ठीक है, देखो f और b से f और b कैंसिल तो बचेगा 1 बट्टे u माइनस का बराबर u और b से u और b कैंसिल तो बचेगा माइनस के 1 बट्टे f प्लस u और f से u और f कैंसिल तो बचेगा 1 बट्टे b। देखो माइनस का 1 बट्टे f है जो दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का बराबर ये माइनस का 1 बट्टे b है जो दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। और यही हमें बेटा सूत्र का निगमन करना था। ठीक है, आप लोग बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद भाई हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 का। क्या बोल रहा है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं लिखिए, इसके आधार अपवर्तन के नियम को समझाइए। समझो, समझते हैं भाई। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का क्या है? देखो पॉइंट है, जब किसी माध्यम में स्थित
तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली होता है, और स्रोत से बहुत अधिक दूरी होने पर जो तरंगाग्र है लगभग में कैसा हो जाता है, समतल हो जाता है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए भाई आपने देखा होगा कि पानी की जो वेव्स होती हैं वो वेव्स बेटा एक साथ ऊपर उठ रही हो, कल्पना करिए एक साथ क्या कर रही हो, ऊपर उठ रही हो, एक साथ बेटा नीचे जा रही हो। तो एक कल्पना करिए जब तरंगें एक साथ ऊपर उठ रही हैं तो उन पर एक काल्पनिक पृष्ठ को खींच लीजिए, और यही पृष्ठ खींचा गया, यही पृष्ठ कैसा होगा, यह पृष्ठ बेटा यही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। क्या बताया, समान कला में स्थित रहने वाले कणों पर खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यह बेटा हमारा एक प्रकाश स्रोत है और यह बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब भाई इससे बेटा यहां से तरंगें निकलेंगी। ठीक है, तो जब इससे तरंगें निकलेंगी कुछ इस तरीके से, इससे क्या हो रही हैं, तरंगें निकल रही हैं, तो इस पर बेटा जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, गोली होगा। तरंगाग्र कैसा होगा, गोली होगा। ठीक है, और बहुत अधिक दूरी होने पर यह तरंगाग्र बेटा यही बेटा कैसा हो जाएगा, यह बेटा समतल तरंगाग्र बन जाएगा। बहुत अधिक दूरी होने पर, स्रोत से बहुत अधिक दूरी हो जाएगी तो यह तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक है, यह बिंदुवत प्रकाश था, गोली तरंगाग्र था, दूरी अधिक होने पर यह कैसा हो गया, समतल तरंगाग्र। ठीक है, दूसरा, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। भैया इससे तरंगें निकल रही हैं, ये तरंगाग्र, इन तरंगाग्र पर बेटा कौन आ रहा है, ये कण है। ठीक है, और यही कण बेटा क्या करते हैं, नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। यही क्या करेंगे, एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, और इनसे क्या होंगी, तरंगें निकलेंगी। इनसे क्या निकलेंगी, इनसे तरंगें निकलेंगी। ठीक है, और सभी दिशाओं में निकलेंगी। इनसे जो तरंगें निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, सभी दिशाओं में। ठीक है, इन्हीं तरंगिकाओं को, इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचे तो उस क्षण तरंगाग्र की कैसी होगी, उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। यह आवरण किसको प्रदर्शित करेगा, तरंगाग्र की नई स्थिति को। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये नए तरंग स्रोत का कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यह आपका बेटा हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है, और आपसे ध्यान रखना इससे आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह हमने आपको कराया हुआ है सेट 3 के अंदर, जेयू कोड है, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा कौन सा है, 7वां। तो इसको आप लोग बेटा पढ़ लेना 2 से 3 बार, महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा 6 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझाइए। यंग के द्विझर्री प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए तथा इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा प्रयुक्त तरंग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रभाव को समझाइए। चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहले समझ रहे हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। बात करेंगे व्यतिकरण बेटा हमें कैसे प्राप्त होगा। देखिए दो कला संबंध स्रोत हैं और दो कला संबंध स्रोत से कौन आएंगी भाई, प्रकाश की तरंगें आएंगी, तो उनके अध्यारोपण से हमें क्या प्राप्त होगा, व्यतिकरण प्राप्त होता है। क्या बताया, दो कला संबंध स्रोत से आने वाले जो प्रकाश इसके अध्यारोपण से हमें क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण। अगर यहीं पे बात करें विवर्तन की, तो विवर्तन क्या होगा, एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से क्या होता है, प्राप्त होता है। ध्यान रखना व्यतिकरण में क्या होता है, जो प्राप्त फ्रिंजें हैं वो एक ही चौड़ाई की होती हैं, लेकिन विवर्तन में क्या होता है कि विवर्तन से प्राप्त फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक है, चौड़ाई घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है।
व्यतकण द्वारा प्राप्त जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, समान होती है। लेकिन विवर्तन में बात करें, विवर्तन में प्राप्त जो दीप्त क्षेत्र की तीव्रता है उत्तरोत्तर घटती है। ठीक है, बात करेंगे अगले पॉइंट की, व्यतकण से प्राप्त अदीप्त जो फ्रिंजों की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, शून्य होगी। लेकिन यहीं पे बात करें विवर्तन, विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। बेटा इसको 2 से 3 बार पढ़ लियो, ये बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कैसा है भाई, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अब बात करें यहीं पे बेटा, इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिंज की चौड़ाई को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विवर्तन और व्यतकण में अंतर, उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई। समझो कैसे बेटा निकालेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। क्या करेंगे हम लोग, करेंगे बेटा एक लेंगे एक बड़ी प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाली तरंगों को हम गुजारेंगे द्विक रेखा छिद्र से। ठीक है, और पर्दे पर हमें जाके बेटा फ्रिंजें प्राप्त करनी है। चलिए समझो, यहां पर क्या है, हमने लिया भाई एक बड़ी प्रकाश स्रोत। क्या ले लिया, एक बड़ी प्रकाश स्रोत, इससे निकलने वाली तरंगों को बेटा हम गुजारेंगे एक द्विक रेखा छिद्र से। यहां पर आगे रखा हुआ है पर्दा, यहां पर क्या रखा हुआ है, पर्दा। ठीक है, और ये बेटा हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बिंदु ओ ले लिया, और ये हमारा यहां पर बिंदु ओ पर प्राप्त हो रहे होंगे केंद्रीय फ्रिंज। ये हमारा कौन है, केंद्रीय फ्रिंज। अब करना क्या है, यहां से हम क्या करेंगे, 2 तरंगों को लेकर जाएंगे। ये S1 S2 द्विक रेखा छिद्र है, और ये किसका काम करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। किसका काम करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य, और इनसे बेटा निकलेंगी सेकेंडरी पेप्स। ठीक है, चलिए, और ये कहां पर, ये बेटा तरंगे दोनों की दोनों बेटा तरंगे पर्दे के बिंदु P पर जाके क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं, और बिंदु P पर हमें कैसी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। मान लिया हमें कैसी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, दीप्त फ्रिंजें। अच्छा, ये बिंदु P केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर है, तो हमने ये दूरी बेटा मान ली x। कितनी दूरी मान ली, x। द्विक रेखा छिद्र और पर्दा के बीच की दूरी को हमने मान लिया भाई कैपिटल D, और द्विक रेखा छिद्र के बीच की दूरी को हमने मान लिया स्मॉल d से। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जरा देखना बेटा, एक डिस्टेंस यहां से है और एक डिस्टेंस यहां से है। क्या ये दोनों दूरियां बराबर, आप बोलो सर ये दोनों दूरियां बराबर नहीं है, तो दूरियों को बराबर करने के लिए हमने एक लंब डाल दिया, यहां पर ये लंब डाल दिया a। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा भाई, ये। अब देखो, इस बिंदु A से P तक की दूरी और S1 से और कहां तक की दूरी, P तक की दूरी इक्वल होगी। फिर ये क्या, ये बेटा हमारा निकलेगा पथांतर। तो S2A हमारा क्या है, S2A क्या है, पथांतर है। क्या है भाई, ये S2A पथांतर है। ठीक है, ध्यान रखना, S2A क्या हमारा, ये पथांतर है। इसी पथांतर के कारण हमें पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद बेटा हमने यहां पर एक इसके सेंटर पे बिंदु C ले लिया, और एक लंब हमने बेटा यहां से लंब डाल दिया बिंदु P पे। ठीक है, देखो ये एंगल बेटा थीटा, ये एंगल बेटा थीटा। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज S1 S2A, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज OCP, त्रिभुज OCP। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं, समरूप हैं। और समरूप की क्या कंडीशन होती है, समरूप की कंडीशन होती है भैया 2 कोण बराबर हो सकते हैं, 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं। आओ समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई कि त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज OCP कैसे त्रिभुज है भाई, समरूप त्रिभुज है। अब भाई जब ये समरूप त्रिभुज हैं, तो चलो पहले त्रिभुज को बाहर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, बाहर, कुछ इस तरीके से। ये S2, ये A, ये बेटा यहां पर S1। ठीक, दूसरा त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज हमारा ये रहा OP, और यहां पर कौन है, C है। ये एंगल थीटा है। ठीक, अब सुनो,
ये 90 है तो भैया ये भी क्या है 90 है, ठीक। ये कॉड 90 है तो ये भी क्या हो गया 90, ठीक। अब बेटा ये एंगल कितना होगा, बात ही आ रही है, समझना। तो यहां पर ध्यान रखो, देखो यहां पर ये 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ठीक। ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, ये थीटा है, देखो ये थीटा, भाई ये भी थीटा, तो यहां पर लाइन खींच देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहां पर लाइन खींच दें बेटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। अच्छा टोटल एंगल कितना है यहां बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 और 90 में से आपको ये एंगल पता है कितना है थीटा। तो इस टोटल 90 में से आप ये एंगल हटा दो तो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल बेटा क्या हो जाएगा 90 माइनस के थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये 90 ये 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल कितना होगा भाई, बात आ रही इस एंगल की। तो आपको पता है कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो देखो पहला यहां पर कोण S1 प्लस कोण S2 प्लस कोण A और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। आपको कोण S2 नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन कोण S1 नहीं पता है, कोण S2 तो पता है ना, कितना है 90 माइनस थीटा प्लस कोण A ये बेटा कितना है 90 बराबर कितना होगा 180। 90 प्लस के 180 प्लस के हो जाएंगे, जो दूसरी हो जाएंगे माइनस के, और ये बेटा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कोण S1 माइनस के थीटा इक्वल टू इधर बचेगा 0, ये माइनस के थीटा उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा प्लस के थीटा। तो कोण S1 आपने निकाल लिया, आपको पता है ये कितना होगा थीटा, कितना होगा भाई थीटा होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कोण निकाल लिया, ठीक। अब सुनो, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी बेटा वो होगी लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी वो होगी कर्ण, तो ये बचेगा कौन आधार, बचेगा कौन आधार, ठीक। ऐसे ही यहां पर बेटा कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी वो होगी कर्ण, बचेगा कौन आधार, ठीक। देखो लंब वट्टे कर्ण इक्वल टू इस त्रिभुज का लंब वट्टे कर्ण इक्वल टू इस त्रिभुज का लंब वट्टे कर्ण, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, इस त्रिभुज का लंब वाली भुजा बेटा S2A, क्योंकि हमें यही तो पथांतर निकालना है, कितना पथांतर है, और इसी पथांतर को हमें समपोषी और विनाशी व्यतकर्ण के पथांतर के बराबर कर देना है। हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए तो यहां पर लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बेटा हमारा कौन होगा S1 S2 बराबर, भैया जब इस त्रिभुज का लंब वट्टे कर्ण है तो इस त्रिभुज का भी लंब वट्टे कर्ण, लंब है OP वट्टे कर्ण हमारा कौन है CP, ठीक है। चलिए अब देखो ये वाला जो CP है लगभग में, क्योंकि दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो ये लगभग में बराबर होगा किसके, इस वाली दूरी के, किसके बराबर होगा CO के, किसके बराबर होगा CO के। चूंकि बेटा यहां पर जो CP है वह लगभग में फिजिक्स में क्या मान लिया जाता है, लगभग मान लिया जाता है, वो किसके बराबर होगा CO के। तो चलो लगा दो S2A वट्टे S1 S2 बराबर होगा बेटा OP वट्टे CP की जगह बेटा किसको लगा दो CO को, CP की जगह किसको लगा दो CO को। चलिए आपको यही S2A निकालना है, यही पथांतर निकालना है, बट्टे S1 और S2 के बीच की जो दूरी मानी बेटा वो हमने कितनी मानी है स्मॉल d बराबर OP O से और P तक के बीच की दूरी कितनी है x बट्टे CO और CO को हमने क्या माना है d, क्या माना d, ठीक है। हमें क्या निकालना है पथांतर, तो यहां पर S2A पथांतर निकालना है, ये d भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो S2A बराबर हो जाएगा x स्मॉल d बट्टे कैपिटल D, और ये हमने बेटा क्या निकाल लिया है पथांतर, किसको निकाल लिया हमने ये भाई पथांतर, ठीक है। अब समपोषी व्यतकर्ण में प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। तो हमें भाई चाहिए किसकी स्थिति, और दीप्त फ्रिंज में बेटा स्थिति कैसी मिलती है, हमें ब्राइट की स्थिति मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे भाई दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में ध्यान रखना, तो यहां पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, समपोषी व्यतिकरण में
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है? अधिकतम होती है। अतः संपोषी व्यतिकरण में जो पथांतर होता है, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर बराबर बेटा कितना होता है? एम लैम्डा के। ठीक है, अब हमें ब्राइट की स्थिति चाहिए। ठीक है, तो इस वाले पथांतर को हम किसके बराबर कर देंगे? इस वाले पथांतर के। ठीक है, हमें क्या चाहिए भाई? दीप्त फ्रिंजों की स्थिति चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई? दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हमें क्या चाहिए भाई? दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए चाहिए। तो भाई आपका जो संपोषी व्यतिकरण का जो पथांतर है उसको बराबर कर दो किसके? इस वाले पथांतर के बराबर कर दो। ठीक है, तो आपको किसकी स्थिति मिल जाएगी? दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो यहां पर क्या होगा भाई? पथांतर बराबर कर दो तो यहां पर हो जाएगा एम एक्स डी बट्टे कैपिटल डी बराबर किसके होगा? एम लैम्डा के। ठीक है, और ये बेटा हमें किसकी स्थिति मिल जाएगी? दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब हमें क्या निकालना है? केंद्रीय फ्रिंज से ओ से, और हमें बिंदु पी पर बेटा किसकी निकालनी है? एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है। केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी भाई। तो करना क्या है? दूरी मतलब एक्स निकालना है। देखो, तो आपको यहां पर क्या करना होगा? यहां पर ये डी भाग में है, दूसरी ओर जाके बेटा किसमें हो जाएगा भाई? गुणा में हो जाएगा। और ये डी बेटा स्मॉल डी गुणा में, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा? भाग में। तो यहां पर एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। ठीक है, दीप्त फ्रिंज के। और m बराबर बेटा क्या इसको रख सकते हैं? 0। 0 पे हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगा, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, m बराबर 1, m बराबर 1 रखोगे, m बराबर 1 रखोगे तो आपको मिलेगी पहली दीप्त फ्रिंज। इसी प्रकार m बराबर जब आप 2 रखोगे तो आपको मिलेगा द्वितीय दीप्त फ्रिंज। m बराबर 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? तृतीय दीप्त फ्रिंज। ठीक है, इस तरीके से रखते चले जाओगे। तो भाई ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल ली, ये केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी है। क्या निकालनी भाई? अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बेटा यानी ये बेटा, अब सुनो, इसमें क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है? न्यूनतम होती है। और प्रकाश की तीव्रता बेटा फिर किसमें न्यूनतम होती है? विनाशी व्यतिकरण में। तो विनाशी व्यतिकरण के पथांतर को बराबर कर दो इस वाले पथांतर के। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई? विनाशी व्यतिकरण में, यहां पर लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, अतः विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर होता है, व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, पथांतर वो बराबर होता है 2m-1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, इस पथांतर को बराबर कर दो इसके, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए बराबर कर दो भाई, एक्स डी बट्टे डी बराबर होगा भाई 2m-1 लैम्डा अपॉन 2। ये हमें बेटा किसकी स्थिति मिल गई? अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। लेकिन हमें बताना है केंद्रीय फ्रिंज से एम बी अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी? केंद्रीय फ्रिंज से
एम बी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, दूरी बेटा हमें किसको निकालना, एक्स, एम बी निकालना है। ठीक है, देखो तो यहां से होगा बेटा 2m माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2। अब डी ये भाग में है, दूसरी ओर जाके बेटा गुणा में होगा, ये डी गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में। ठीक है, तो ये बेटा हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा अदीप्त फ्रिंज की दूरी को निकालने के लिए। ठीक है, और m बराबर बेटा आप किसको रख सकते हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमें बेटा कौन सी, m बराबर 1 रखोगे तो पहली अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी दूरी, m बराबर 2 रखोगे तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तीसरा m बराबर 3 रखोगे तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी। ठीक है, अब बेटा ये हमने निकाल लिया दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां। अब हमें बतानी है फ्रिंज की चौड़ाई। तो आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम बेटा बताएंगे फ्रिंज की चौड़ाई को। नोट करिए यहां तक। इसके बाद भाई देखो आगे देखो, अब बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। तो क्या लिखोगे, लिखोगे दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, देखो यहां पर कैसे, आपको इस पर्दे पर बेटा कुछ केंद्रीय फ्रिंज से, ये हमारी केंद्रीय फ्रिंज है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको यहां पर कैसी स्थिति मिलेगी, मान लिया यहां पर ये दीप्त, ये हमारा पर्दा है, इस पर्दे पर अगर आपको पहली बेटा दीप्त मिल रही है, फिर आपको मिलेगा बेटा अदीप्त, फिर बेटा ये अदीप्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फिर दीप्त मिलेगा, दीप्त के बाद फिर आपको अदीप्त मिलेगा, फिर अदीप्त के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, दीप्त मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको पर्दे पर कहानी मिलेगी, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त। ठीक है, मान लिया ये बेटा हमारा केंद्रीय फ्रिंज है, और केंद्रीय फ्रिंज से ये हमारा कौन है, केंद्रीय फ्रिंज है। ठीक है, इससे ये पहली दीप्त है, ये दूसरी दीप्त है, ये तीसरी दीप्त है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दीप्त फ्रिंज के बीच की क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो दो दीप्त के बीच में कौन आ रहा, अदीप्त भी तो है। ठीक है, तो आप मान लिया ये बेटा एम भी दीप्त फ्रिंज है, ये m+1 भी दीप्त फ्रिंज की दूरी है, ये m+2 भी है। तो आप क्या करोगे, हमने क्या लिखा, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी है उसी को तो हमने क्या बोला है, फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो मैंने मान लिया दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बेटा xm तथा x, अगली वाली बेटा कौन है, m+1 है, तब फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल W। देखो आप क्या करो, इस ऊपर वाली m+1 वाली जो फ्रिंज की दूरी है बेटा, इसमें से घटा दो m भी फ्रिंज की दूरी, m+1 वाले में से घटा दो m भी फ्रिंज की दूरी को घटा दोगे तो इनके बीच की क्या निकलाएगी, चौड़ाई निकलाएगी। ऐसे ही अगर आप अगली लेना चाहो तो m+2 में से m+2 भी जो फ्रिंज की दूरी है उसमें से अगर आप m+1 भी फ्रिंज की दूरी को घटा दोगे तो आपको तब भी बेटा कौन मिल जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा xm+1 भी जो फ्रिंज की दूरी है इसमें से घटा दो किसको, xm भी दीप्त फ्रिंज की दूरी को। ठीक है, चलिए तो हम इधर कर दे रहे इसको, यहां पर W बराबर हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला m+1, m की जगह बेटा m+1 लैम्डा d अपॉन डी में से घटाओ m फ्रिंज m लैम्डा d अपॉन डी को।
ठीक है, चलिए अब करना क्या है बेटा, यहां से कॉमन आपको कौन मिल रहा है, लैम्डा डी अपॉन डी, तो अंदर बचेगा m प्लस 1 माइनस m। देखो यहां से ये माइनस का m, ये प्लस का m कैंसिल होगा, प्लस का 1 बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको मिलेगा w बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर आप लोग देख रहे हो, आपको पूछा गया है, देखो जो यहां पर w है, फ्रिंज की चौड़ाई है, वह है जो झिर्री है उनके बेटा कैसे है, उनके बीच की दूरी के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है, तथा तरंग दैर्घ्य के कैसी है बेटा, समानुपाती है। ये फ्रिंज की जो चौड़ाई है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के तो समानुपाती है, तथा जो झिर्रियों के बीच की जो चौड़ाई है उसके बेटा कैसी है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको यहां पर बेटा यही क्वेश्चन और पूछा गया था, और वो क्या पूछा गया था कि इस पर झिर्रियों के बीच अंतर, तो झिर्रियों के बीच अंतर बेटा यहां पर चौड़ाई, जो यहां पर झिर्रियों के बीच की दूरी है इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। और दूसरा पूछा गया है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की ये चौड़ाई बेटा कैसी है, समानुपाती है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद भाई हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 का, बोल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। चलिए आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले भाई क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आपसे पूछेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि सर एक आप धातु का टुकड़ा लेंगे, बिल्कुल हमने ये भाई धातु का टुकड़ा ले लिया, आप इस धातु के टुकड़े पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित कराओगे तो इसके धातु के टुकड़े से भैया इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा, और यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बताया, जब आप निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन अब यहां पर क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण समझिए, जो आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम प्रकृति के आधार पर की, और इनके आधार पर क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि भैया जो प्रकाश है वह प्रकाश की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बेटा कैसी, छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है। कैसी होती है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम फोटोन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन। मैंने क्या बताया, जो प्रकाश की जो ऊर्जा है वह छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E बराबर H इंटू में V, जहां H प्लैंक नियतांक है और V हमारी क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, अब क्या होगा, आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाशी क्वांटा या फोटोन जब हम धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, किस पे आपतित कराएंगे, धातु की सतह पर, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करेगा, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो जो उसमें जो संपूर्ण ऊर्जा है, फोटोन के अंदर जो संपूर्ण ऊर्जा है वह इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेगा, और उसे कितने रूपों में प्रयुक्त करेगा, 2 रूपों में। पहला भैया कि जब इलेक्ट्रॉन को हमें बेटा क्या करना है, पहली ऊर्जा अपनी खर्च करेगा धातु से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने में। पहले ऊर्जा बेटा किसको देगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेगा फोटोन की, और क्या करेगा, कुछ ऊर्जा लगाएगा धातु से इलेक्ट्रॉन खुद को मुक्त करने में कार्यफलन के रूप में। किसके रूप में, कार्यफलन के रूप में, यानी W0 बराबर होगा बेटा H इंटू में V0। ठीक है, जहां V0 क्या है, हमारी दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति है, और H हमारा क्या है, प्लैंक नियतांक है। दूसरा जो बची, अब देखो कुछ ऊर्जा तो उसने दे दी भैया इलेक्ट्रॉन को, धातु कुछ ऊर्जा दे दी इसने, किसमें, धातु से मुक्त करने में।
ठीक है, खुद को मुक्त करने में इलेक्ट्रॉन ने, और कुछ ऊर्जा फिर क्या करेगा, शेष जो बची हुई ऊर्जा है वो ऊर्जा फिर देगा भाई इलेक्ट्रॉन को गतिशील करने में। ठीक है, और शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिशील कराने में, अर्थात के मैक्सिमम बराबर होगा 1/2 mv²। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा कितने रूपों में प्रयुक्त हुई ऊर्जा, 2। ठीक है, तो फोटोन की जो कुल ऊर्जा है वो 2 रूपों में प्रयुक्त भाई। एक तो कार्यफलन के रूप में, मतलब धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में, शेष जो बची हुई ऊर्जा है वो बेटा उस इलेक्ट्रॉन को गत कराने में, के मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा E बराबर क्या होता है, H इंटू में B बराबर W0 बराबर होगा बेटा H इंटू में B0 प्लस के मैक्सिमम। ठीक, अच्छा H को बेटा इधर कर लो तो यहां से हो जाएगा के मैक्सिमम बराबर होगा HB माइनस के HB0। ठीक है, ये बेटा प्रकाश वैद्युत समीकरण है, यह भी बेटा हमारा कौन है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है कि के मैक्सिमम बराबर बेटा होता है 1/2 mv² बराबर H कॉमन ले लो, यहां से B माइनस के B0। ठीक है, तो यहां से बेटा ये भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, ये भी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। लेकिन बेटा यहां पर अगर निरोधी विभव में, निरोधी विभव में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो के मैक्सिमम होता है वह बराबर होता है EV0 के। ठीक है, ये बेटा बोल्ट है EB के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। तो यहां पर के की जगह लगा दोगे यहां पर EB बराबर, ठीक है, ये विभव है, बराबर HV माइनस के HV0। ठीक, यहां से क्या करना है, ये बेटा हमारा E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो B बराबर HB/E माइनस HV0/E। ठीक है, तो इसे बेटा आप ये यहां पर इसे लिख सकते हो, V बराबर H/E कोष्टक के बाहर V माइनस H/E कोष्टक के बाहर V0। ठीक है, तो ये बेटा हमारे सबके सब कौन से हैं, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। सबके सब कौन से हमारे ये प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा हम लोग देखने वाले हैं आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या। समझो पहला पॉइंट क्या है, देखो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण अभी पढ़ के आए हैं, 1/2 mv² बराबर H कोष्टक में B माइनस के V0। पहला पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट है कि ये जो हमारी आवृत्ति है, इस आवृत्ति का मान हम क्या करते हैं, बढ़ा दें। आवृत्ति मान बढ़ाते जाइए, तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर हमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, अधिक से अधिक प्राप्त होंगे। भैया पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, देखो जैसे जैसे आवृत्ति B का मान बढ़ता जाएगा 1/2 mv² के मान में वृद्धि होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा से अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। गतिज ऊर्जा से क्या होंगे, हमें अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। दूसरा, अगर है हम क्या करें, इस B का मान इस B0 से कम कर दें, अर्थात इस वाले का मान B0 का मान बढ़ा दें, या इस B0 का B का मान इस B0 से कम कर दें, तो भैया हमें मान फिर गतिज ऊर्जा कैसे मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। और गतिज ऊर्जा अगर हमें ऋणात्मक मिलेगी तो यहां पर क्या होगा, जो कि कैसा होगा, असंभव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर उत्सर्जित ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये लिखा हुआ है, आवृत्ति B का मान B0 से कम कर देने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। इस स्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, फिर चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तीसरा, जो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे, ठीक है, कितनी भी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओ, भैया प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे, धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अब गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करेंगे, उसकी आवृत्ति B पर निर्भर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता केवल आएगी, धातु सतह पर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगी। अब इलेक्ट्रॉन बेटा कैसी गति कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चौथा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन, संपूर्ण फोटोन का अवशोषण होता है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब थोड़ा सा फोटोन का छोटा सा अल्पांश भाग बेटा या उसका थोड़ा सा अंश ग्रहण किया, नहीं,
पूरा का पूरा फोटोन क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, अतः यदि फोटोन द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बिना विलंब किए तुरंत बेटा हो जाएगा। ठीक है, यदि ऊर्जा पर्याप्त नहीं है तो उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहां पर क्या है, यदि फोटोन द्वारा जो प्रदत्त ऊर्जा कार्यफलन से कैसी है, जो ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बिना विलंब किए तुरंत बेटा उत्सर्जित हो जाएगा, और अगर ऊर्जा पर्याप्त नहीं है तो उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 का, अथवा बोल रहा है न्यूक्लियन से क्या तात्पर्य है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन भाई न्यूक्लियन किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे न्यूक्लियन, आप बोलोगे ये जो परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो कणों, जो कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण, हम इनको क्या बोलेंगे भाई, इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियन। इसके अंदर बेटा कौन कौन, जैसे प्रोटॉन हुआ हमारा, और कौन हुआ भाई, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों को, पाए जाने वाले कणों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कहते हैं, कहते हैं। जैसे प्रोटॉन, उसके बाद और भाई कौन है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे बेटा हो गए न्यूक्लियन। अब बात करेंगे यहां पर बेटा, आगे पूछा गया है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहां पर बेटा बात करेंगे द्रव्यमान संख्या से, तो आपको पूछा गया भैया द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का योग क्या बन जाएगा भैया, नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाती है, परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अर्थात इसे किससे लिख रहे हैं, ए से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस एन। ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P प्लस एन। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, इनका योग क्या बन जाएगा, उसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक, उसके बाद आगे पूछा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए। ठीक है, आगे बेटा यहीं पे अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बेटा क्या इसी में पूछा गया है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या व त्रिज्या में संबंध। ध्यान रखना बेटा क्या होता है, आर बराबर आर नॉट, एक आर बराबर आर नॉट, उसके बाद बेटा यहां पर एक ही पावर बेटा होता है 1/3। ठीक है, ये बेटा यहां पर आर नॉट क्या है हमारा, आर नॉट हमारा है आनुभाविक नेतांक। आर नॉट हमारा क्या है बेटा, आनुभाविक नेतांक। आर हमारा क्या है, परमाणु जो नाभिक की त्रिज्या है, आर क्या हमारी बेटा, नाभिक की त्रिज्या है, और ए हमारी क्या है, द्रव्यमान संख्या। ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान
संख्या। ठीक है, उसके बाद इसी में बेटा ये अगला पार्ट हो गया। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन इसी में एक और पूछा गया है। क्या पूछा है? पूछा है भाई कि दर्शाइए नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी हम नाभिक का घनत्व किस पे निर्भर नहीं कर रहा है भाई? द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये बताना है। देखिए, माना नाभिक की त्रिज्या कितनी है? मैंने मान ली बेटा R, तथा द्रव्यमान A है, तथा नाभिक का द्रव्यमान क्या है? A है। ठीक है, द्रव्यमान A है और त्रिज्या क्या मान ली? R। बेटा नाभिक हमारा कैसा है? गोल। ठीक है, तो यहां पर परमाणु का आयतन, सबसे पहले बेटा क्या लिख लेंगे? परमाणु का आयतन। और परमाणु बेटा हमारा कैसा है? गोल है। ठीक है, और गोले का आयतन बेटा कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, परमाणु का आयतन, परमाणु हमारा कैसा है? गोल है, और गोले का आयतन कितना होता है भैया? 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ध्यान रखना, आपको पता है नाभिक की जो त्रिज्या है R बराबर बेटा क्या है? आपको पता, R0 A की पावर 1/3। इस R का मान उठाओ, यहां लगा दो, तो B बराबर हो जाएगा 4/3, यहां पर 4/3 पाई R की जगह लगाओ बेटा, यहां पर R0 A की पावर 1/3, और इसके ऊपर क्या है? क्यूब, तो क्यूब लगा दो। ठीक है, तो इस 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये वाले 3 बेटा इस पे आ ले आओ, तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई R0 की पावर बेटा 3, और यहां पर कौन बचेगा? A। ये हमने क्या निकाल लिया? आयतन। ठीक है, अब घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व को बेटा लिख दिया रो से। द्रव्यमान बेटा कौन है हमारा? द्रव्यमान हमारा A है, बट्टे आयतन हमारा कौन है? B है। ठीक है, अब करना क्या है? इस B का मान उठाओ और यहां पर लगा दीजिए, तो रो बराबर हो जाएगा A बट्टे B का मान है 4/3 पाई R0 क्यूब, और A से A बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, 3 को ऊपर भेज दो, तो रो बराबर हो जाएगा 3/4 पाई R0 क्यूब। देखिए, तो यहां पर क्या है? जो नाभिक का घनत्व है, नाभिक का घनत्व है, वह किस पे निर्भर नहीं कर रहा है? द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर एक लाइन लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे भाई नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका 7। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। इसकी शॉर्ट इसके बाद भाई हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है तथा द्वितीय 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो ट्रांसफार्मर है इसका जो पूर्णतः क्वेश्चन करा दिया है वह सेट 1 जेएस कोड के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का है। आप लोग वहां पर देखिए, एक एक डिटेल में पॉइंट को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं भाई। न्यूमेरिकल्स में दिया है आपको, क्या दिया है भाई? कि दिया है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बट्टे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इनका अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वह कितना है? 220 वोल्ट है। और द्वितीय कुंडली में जो प्रतिरोध है, द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 220 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान निकालना है। चलिए देखो, आपको पता है भैया कि NS NP बट्टे NS बराबर
बीपी बट्टे बीएस। एनपी बट्टे एनएस बेटा कितना है 10/1 बराबर बीपी का मान बेटा कितना है 220 बट्टे बीएस को निकाल लो। ठीक है, तो बीएस को यहां से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहां से देखो 0 से 0 कैंसिल, बीएस का एकम मल्टीप्लाई 22 का एस में यानी 2, तो कितना वोल्ट आ जाएगा। सेकेंडरी कुंडली में जो वोल्टेज है वो कितने हैं 22। ठीक है, अब सुनो यहां पर हमें क्या निकालना है, सेकेंडरी कुंडली में हम क्या निकाल लेंगे धारा। तो बी बराबर क्या होता है आई इंटू में आर। हमें सेकेंडरी कुंडली में धारा निकालनी है, सेकेंडरी कुंडली के वोल्टेज पता है और सेकेंडरी कुंडली का हमें क्या पता है भाई प्रतिरोध। तो कितना है बीएस का मान कितना है, बीएस का मान 22 बराबर सेकेंडरी कुंडली में धारा निकालनी है और सेकेंडरी कुंडली का ही प्रतिरोध है 220। ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो आई एस बराबर 22/220, 22 एकम 22 और 22 दाएं 220, 10 का जब 1 में आप भाग करोगे तो 0.1 और धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर। ठीक है, ये सेकेंडरी कुंडली में धारा निकाल ली। अच्छा फॉर्मूला होता है देखो, निवेशी शक्ति बराबर किसके होता है, निर्गत शक्ति के। ठीक है, तो यहां पर निवेशी शक्ति यानी P बराबर क्या होता है B इंटू में I बराबर होगा B इंटू में I। ठीक है, ये प्राइमरी कुंडली के वोल्टेज है, प्राइमरी कुंडली की धारा बराबर होगा सेकेंडरी कुंडली के वोल्टेज इंटू सेकेंडरी कुंडली की धारा। आपको प्राइमरी कुंडली की धारा बतानी है, गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो IP बराबर BS इंटू में IS बट्टे और यहां पर हो जाएगा BP। लगाओ BS का मान बेटा कितना है 22 इंटू IS 0.1 बट्टे BP का मान भाई कितना है ये 220 वोल्ट। ठीक है, 10 हटाओ 0 बढ़ा लो, तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा, ये बेटा कट जाएगा 100 बार। ठीक है, तो यहां पर IP बराबर हो जाएगा 1/100, 100 का भाग दे दोगे तो 0.01 एम्पियर। इतनी बेटा धारा निकलेगी प्राथमिक कुंडली के अंदर। ठीक है, नोट करिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद भाई अगला प्रश्न देखो यहां पर 8 का जो अथवा प्रश्न है वो आपको कहां मिलेगा, सेट नंबर 2 जेटी कोड क्वेश्चन नंबर 4 का क, वहां पर आप लोग देख लेना इस पूरे प्रश्न को, और सेट 1 में भी यही प्रश्न कराया था हमने। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में बोलता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। देखो समझो, पहले सबसे पहले बता रहे भाई किसको, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें समझो, मैक्सवेल के चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण इनसे ऊर्जा का प्रसारण तरंगों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार किसी परिपथ में, वैद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत
होता है जिसके कारण इन दोनों से ऊर्जा का प्रसारण तरंगों के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के भाई गुण, पहला, ये किसके कारण उत्पन्न हो रही है? ये त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये तरंगें त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक, दूसरा बेटा ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट है इनका वेग किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या हो गए? प्रकाश के गुण। ठीक है, सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। अब बात करेंगे भाई सवाल की। इसके अंदर बेटा एक सवाल दे रखा है, समीकरण है बेटा यहां पर वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण। वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण। भाई क्या है समीकरण? बी वाई बराबर 8 गुणा, नीचे लिख दे रहा हूं बेटा समीकरण, नीचे लिख रहा हूं, बी वाई बराबर यहां पर 8 गुणा 10 की पावर -6 साइन 2 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ठीक है, और आपसे पूछा है, क्या पूछा भाई? कि तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बताना है तथा दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, तरंग के संचरण की दिशा का उल्लेख भी कीजिए। समझो इसको बेटा, तुलना करिए, b बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से। यहां से आपको मान मिलना शुरू होगा। देखो v0 की जगह बेटा आपको मान मिलेगा 8 गुणा 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, साइन की जगह साइन है, ओमेगा का मान आपको मिलेगा 2 गुणा 10 की पावर यहां पर 11 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, टी की जगह टी है, के का मान मिल जाएगा आपको 300 पाई, एक्स की जगह एक्स है। ठीक, चलिए तो यहां पर बेटा फॉर्मूला होता है के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। के बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा को के की जगह और के को लैम्डा की जगह, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, यहां पर बेटा लिख दे रहा हूं इधर, तो यहां से लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन के।
तो यहां से लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन के का मान कितना है भाई, के का मान है 300, लगा दीजिए 300 पाई। तो ये कितने बार कट जाएगा भाई, 150 बार। तो लैम्डा बराबर 1/50 और यहां पर बेटा किस में आएगा, ये मीटर में। तो ये तो तरंगदैर्घ्य निकाल लिया, ठीक है। यहां तक पहले इसको मैं बेटा बचा हुआ सवाल है वो मैं ऊपर हल कर दे रहा हूं, इसका जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो बेटा मैं यहां पर हल कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो, इसके बाद आपको पता है कि बी नॉट बराबर होता है ई नॉट अपॉन सी, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू में सी। बी नॉट का मान कितना है, बी नॉट का मान है 8 गुणा 10 की पावर -6 और सी प्रकाश का वेग है जिसका मान है 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहां से बेटा 8 दिया 24 और प्लस के 8 में से माइनस के 6 गए, 10 की पावर 2 बचेंगी, 10 की पावर 2 का मतलब 100 और 100 का गुणा बेटा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो ये ई नॉट मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। अब क्या है, समीकरण लिख लो, यहां पर बेटा समीकरण लिख देंगे। वैद्युत यहां पर ये किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है, दोलन समीकरण। यहां पर लिखना है वैद्युत क्षेत्र का दोलन समीकरण क्या है, किससे बेटा, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। चलो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, लगाओ ई बराबर ई नॉट का मान बेटा कितना निकाला 2400, साइन ओमेगा का मान बेटा कितना है, ओमेगा का मान ये रहा 2 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस के का मान कितना है, के का मान 300 और यहां पर पाई और एक्स और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है तरंग संचरण की दिशा। क्या पूछी है, तरंग संचरण की दिशा। तो बेटा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। नोट कर लिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई हम लोग बेटा अध्ययन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है भाई, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है दिष्टकरण का अर्थ समझाइए। पीएन संधि डायोड का पूर्ण प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परपथ आरेख बनाइए, इसकी क्रियाविधि का संक्षिप्त विवरण कीजिए, निवेशी एवं निर्गत विभव धारा का ग्राफी निरूपण कीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस बेटा हमने सेट 1 के अंदर 346 कोड जेएस जो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है 6वां कंप्लीट करा दिया है और आप लोग वहां पे जाके देख लेना। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का सेट नंबर 4 भी क्या होता हुआ, फिनिश होता हुआ, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।